हेलो एवरीवन, कोर्सेरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी सिविल सर्विस टेस्ट सीरीज में ये हमारा सेट नंबर 61 है। इस सेट में कुल 15 एमसीक्यू हैं। आप प्रयास कीजिएगा अपना बेस्ट करने का। एक माइलस्टोन हम सेट करते हैं कि 15 क्वेश्चन में हम कट ऑफ रखते हैं 12। अगर आप 12 सही कर पाते हैं तो अब इसमें क्वालिफाई होंगे। ये हमारा एक माइलस्टोन है। प्रयास कीजिएगा इसको आगे बीट करने का, इससे आगे निकलने का। अगर आप इससे नीचे भी हैं तो कोई बात नहीं, आप एफर्ट तो लगाइए, कम से कम 2 क्वेश्चन तो सही कर लीजिए। अगर 0 पे होते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप सीखेंगे तो कुछ अच्छा। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं और प्रयास करते हैं उनको सॉल्व करने का। चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ है, यूरिया भारत में खपत होने वाले कुल नाइट्रोजन उर्वरकों का 2/3 से अधिक है। कथन 2 कह रहा है कि यूरिया से 90% से अधिक नाइट्रोजन का उपयोग पौधों द्वारा किया जाता है और लीचिंग, वाष्पीकरण एवं अपवाह के कारण बहुत कम बर्बाद होता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर आपने पिछला सेट देखा होगा तो वहाँ पे हमने आपको समझाया था कि इफ़िशियंसी जो है इसकी जो नॉर्मल यूरिया है उसकी इफ़िशियंसी कितनी है, बहुत कम है। 30 से 50% के आसपास ही है नॉर्मल यूरिया की इफ़िशियंसी। अब इतनी कम इफ़िशियंसी है तो कैसे काम करेगी। तो हम लोगों ने पिछले सेट में लगाया था कि नैनो यूरिया। तो यहाँ पे जो कह रहा है 90% तक किसी की इफिशियंसी है तो बिल्कुल गलत है, 90% नहीं है। और अगर पहला कथन देखें तो यूरिया का लगभग भारत में 2/3 यूज होता है, तो बिल्कुल सही है। 80% जो है यूरिया वो नाइट्रोजन यूरिया ही है, तो बिल्कुल सही बात है पहला कथन। लेकिन दूसरा गलत था, हमारा जो गलत कुछ ढूंढना था तो 20 का गलत आंसर है। उम्मीद है सभी लोगों ने सही लगा लिया होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं वही चीज़ें लिखी हुई है। 82% है यहाँ पे, 80% के आसपास लगभग में मान के चलेंगे तो बेहतर रहेगा, एग्जाम में भूलेगा नहीं। तो 82% लगभग यूरिया होता है, नाइट्रोजन यूरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष रोपण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है सभी पेड़ों का रोपण नहीं किया जा सकता। कथन 2 कह रहा है कि पीपल और शीशम जैसे पेड़ रोपण के प्रति सहनशील होते हैं। कथन 3 कह रहा है कि कोई भी पेड़ जिसमें टैप रूट सिस्टम होता है उसे आसानी से रोपित नहीं किया जा सकता। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे थर्ड सेंटेंस में तो दिया हुआ है ट्रैप रूट मतलब समझ रहे हैं क्या होता है। उसके जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी गहराई तक होती हैं। तो इन पौधों को आसानी से रोपित किया जा सकता है, जो कह रहा है, लेकिन ऐसे नहीं किया जा सकता। इनको जिनकी जड़ें ज़्यादा गहराई में होती हैं उनको आसानी से रोपित नहीं किया जा सकता, इसलिए तीसरा गलत है। और एक कथन देखें तो सभी पौधों का रोपण नहीं किया जाता, बिल्कुल सही है। पीपल और शीशम जैसे पेड़ों को आसानी से रोपण मतलब इनका जो रोपण किया जाता है तो वो सहनशील है, रोपण किया जा सकता है इनका, तो बिल्कुल सही बात है। सी इसका करेक्ट आंसर है। जिन लोगों ने सी लगाया था उनका बिल्कुल करेक्ट है, आपने सही में काउंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं वो वृक्ष जिनकी जड़ें काफ़ी गहराई तक होती है, तो आप उनको अगर दूसरे में शिफ्ट करेंगे तो इनकी जड़ें टूट जाती हैं, फिर वो सूख जाते हैं। उनका मतलब रोपण नहीं किया जा सकता, आरोपण नहीं किया जा सकता। तो इसलिए इसमें कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिनका रोपण नहीं किया जा सकता, जैसे कि कौन कौन से हैं, डाक हो गया, पालस हो गया, अर्जुन हो गया, सहतूत हो गया, झिलमिल हो गया। ये सब ऐसे पौधे हैं जिनका रोपण के प्रति संवेदनशील नहीं है, सहनशील नहीं है, ये सूख जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको जो रोपण के प्रति सहनशील हैं, जैसे कि पीपल हो गया, गूलर हो गया और शीशम हो गया, इनको रोपण के प्रति सहनशील हैं। और यहाँ पे हमने जो आपको बता दिया कि जो टैप रूट है मतलब लंबे क्षेत्र को कवर कर लेते हैं अपने अंदर, वो क्या करते हैं, इनका रोपण नहीं किया जा सकता क्योंकि इनके जो जड़ें होती हैं काफ़ी अंदर तो घुसी रहती हैं, फिर उनको जब दूसरे में शिफ्ट करें तो टूट जाती हैं। उम्मीद है आप यहाँ से समझ के सही कर पाए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कभी कभी समाचारों में चर्चित बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट को भारत और निम्न में से किस देश के बीच हस्ताक्षरित किया गया है। ए दिया हुआ है जापान, बी दिया रूस, सी दिया ऑस्ट्रेलिया और डी दिया उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो बताइए किसके द्वारा बेका के साथ एग्रीमेंट हुआ था, बेका का एग्रीमेंट। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया है जापान तो बिल्कुल गलत है, जापान नहीं है, ये यूएसए है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यूएसए इसका सही आंसर होगा। जिन लोगों ने यूएसए माना है तो बिल्कुल सही काम किया है, और ऐसे सभी लोगों ने कर लिया होगा। लेकिन इसके 4 एग्रीमेंट हुए थे, अभी तक हुए हैं, और ये 2002 से शुरू हुआ है। पहला एग्रीमेंट जो हुआ था 2002 में हुआ था, और उसको क्या कहते हैं, GSOMIA, ये पहला हुआ था। इसको पूरा फुल फॉर्म क्या है, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट। इसमें क्या हुआ था, तो इन्फॉर्मेशन सामान्य सूचनाएं साझा की जाती है, मिलिट्री इन्फॉर्मेशन। फिर क्या हुआ, बाद में 2016 में एक और सिग्नेचर हुआ, वो क्या था, लिमोआ था। लिमोआ में क्या किया गया, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, मतलब लॉजिस्टिक अब एक्सचेंज करने के लिए प्रोविजन शुरू हो गए। जो वहाँ की सेनाएं हमारे वहाँ की सेनाएं तो एक्सरसाइज करेंगे तो लॉजिस्टिक शेयर कर पाएंगे दूसरे के। इसका एक बेनिफिट और होगा, हमारे वहाँ बहुत सारी चीज़ युद्धपोत अन्य चीज़ें यूएसए के लिए हुई हैं, तो इसमें क्या होगा,
अगर हम एक्सचेंज कर पाएंगे तो बढ़िया काम भी कर पाएंगे। तो ये भी इससे फ़ायदा था कि एक्सचेंज कर पाते लॉजिस्टिक। फिर कॉमकासा हुआ। कॉमकासा का कब हुआ था? 2018 में कॉमकासा हुआ था। कॉमकासा में क्या होता है? कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है, जो कम्युनिकेशन होता है दोनों सेनाओं के बीच वो काफ़ी सिक्योर हो, इस सिक्योर सुनिश्चित करने के लिए कॉमकासा लाया गया था। फिर 2018-20 में क्या हुआ है? 27 अक्टूबर 2020 को एक एग्रीमेंट होता है बेका का। बेका में क्या है? बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ है। और यह समझौता भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सैन्य और नागरिक उपयोग दोनों के लिए भू स्थानिक सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए सुविधा प्रदान करेगा बेका। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा जरूरी था। क्वेश्चन कोई बहुत टफ नहीं था, क्वेश्चन बहुत आसान था। आप एक्सप्लेनेशन देखे रहेंगे तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कभी कभी समाचारों में चर्चित दर्पण पहल संबंधित है। दर्पण किससे संबंधित है आपको ये बताना है। कथन ए कह रहा है कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार। कथन बी कह रहा है कि विकास गतिविधियों में संलग्न सभी स्वैच्छिक संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के बीच एक मंच प्रदान करता है। कथन सी कह रहा है कि आपदा की तैयारी और स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान प्रतिक्रिया करना। कथन डी कह रहा है कि देश भर में टीकाकरण कवरेज का विस्तार करना। तो बताइए दर्पण का संबंध किससे है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए ये क्या है दर्पण? दर्पण क्या है? एक इंटरफेस है एक तरह का। किसके बीच? ये सब विकास गतिविधियाँ जो भी हो रही हैं उसमें स्वैच्छिक संगठनों और गैर सरकारी संगठनों मतलब एनजीओ को एक मंच पे लाया जाता है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। और पीएमओ ऑफिस के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। लेकिन इसको लॉन्च किसने किया है? तो नीति आयोग ने किया है। ये चीज़ आपको पता होगा। ई गवर्नेंस के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है और पीएमओ ऑफिस के अंतर्गत ये काम करता है। और ये क्या करता है? ट्रांसपेरेंसी को कहीं ना कहीं इंप्रूव करता है और पारदर्शिता यहाँ पे देखिए बनाए रखने में नीति आयोग के द्वारा लाए गए ई गवर्नेंस एप्लीकेशन है ये दर्पण। एनजीओ और जो भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है वो सभी मिलकर के इसके जो भी विकास गतिविधियाँ चल रही हैं उन पर निगरानी रखने के लिए ये लाया गया है। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्द्र भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है कि भारत में आर्द्र भूमियों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत विनियमित किया जाता है। कथन दो कह रहा है वेटलैंड इंटरनेशनल संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की उप शाखा है जो लोगों और जैव विविधता के लिए आर्द्र भूमियों और उनके संसाधनों को बनाए रखने और पुनर्स्थापित करने के लिए काम करती है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें सी लगाया है उनका बिल्कुल गलत है, सी इसमें नहीं आंसर है। इसका आंसर सही है डी, मतलब दोनों गलत है इसमें। पहला क्यों गलत हो रहा है? पहला कथन ये है वेटलैंड प्रोटेक्शन एंड क्या है कंजर्वेशन 2017 एक्ट 2017 के अंतर्गत इसको किया जाता है, संरक्षित विनियमित किया जाता है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा कथन देखें तो यहाँ पे दे दिया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का एक संस्था नहीं है, ये स्वतंत्र और गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है, तो इसलिए दूसरा भी गलत हो गया। तो उम्मीद है सभी लोगों के बारीकियां समझ में आ गई होंगी कि गलती कहाँ हुआ था। तो पहला जो गलत था ये कौन सा अधिनियम के अंतर्गत है? वेटलैंड प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन एक्ट 2017 के अंतर्गत ये होता है, विनियमित किया जाता है इसको भारत में। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल, आप इसी को समझ सकते हैं, आसानी से पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से। वही चीज़ें दिया हुआ है 2017 के अंतर्गत विनियमित होता है। 2010 का जो संस्करण था उसको बदल के 2017 में फिर संशोधित किया गया और एक तरह का संस्था फिर से बनाया गया। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि समिति का गठन किया गया जो कि भूमिका क्या करती है, जिसकी भूमिका सलाहकारी है। तो कमेटियाँ ज़्यादातर सलाहकारी ही भूमिका देती हैं। अब अगला देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक स्वतंत्र निकाय है, गैर लाभकारी और वैश्विक संगठन है जो दुनिया भर के सरकारों और एनजीओ के साथ सदस्यता के साथ सम्मिलित रूप से मतलब कार्य करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्याह्न भोजन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मिड डे मील का क्यों इतना ज़्यादा आ रहा है। देखिए इसमें लॉकडाउन के समय में काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लिया जा रहा है इसको लेकर के। जो गरीब बच्चे हैं, आपको पता होगा कि प्राइमरी स्कूल में ज़्यादातर समाज के गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं। अमीरों के बच्चे तो बड़े स्कूलों में जाकर पढ़ते हैं, तो मध्यम वर्ग के बच्चे और गरीब वर्ग के बच्चे ही पढ़ते हैं। तो उनके लिए गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव ले रही है, तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मध्याह्न भोजन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है मध्याह्न भोजन योजना का सबसे बड़ा घटक खाना पकाने की लागत है। कथन दो कह रहा है कि मध्याह्न भोजन योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत शामिल है। कथन तीन कह रहा है कि मध्याह्न भोजन योजना की लागत केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा समान रूप से साझा की जाती है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने पहले कथन को सही माना तो बिल्कुल सही बात है, पहला कथन बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा घटक है जिसको खाना पकाने की लागत को सम्मिलित किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। मध्याह्न भोजन योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल है, तो ये भी सही बात है। अगर यहाँ पे देखें तीसरे कथन में मध्याह्न भोजन योजना की लागत केंद्र और राज्यों के बीच समान रूप से साझा की जाती है, तो बिल्कुल गलत है। समान रूप से साझा नहीं की जा सकती। जो सामान्य राज्य हैं वहाँ 60-40 का रेशियो चलता है और जो पहाड़ी राज्य हिली स्टेट है नॉर्थ ईस्ट के हैं वहाँ 90-10 का रेशियो चलता है।
मतलब 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 10% वो राज्य अपने पास से यूज करेगा। तो ये रेशियो चलता है। तो इस तरीके से काम करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे ब्यूरो दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे सामान्य राज्यों के लिए विधानसभा वाले, यहाँ पे देखिए उत्तर पूर्वी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा वाले राज्यों में 60-40 अनुपात और अन्य सभी में 90% लागत साझा करते हैं। ये सेंटेंस उल्टा हुआ है, 90-10 क्या, क्योंकि उनके लिए है जो यूटी हैं उत्तर प्रदेश के राज्य हैं और उत्तर पूर्व के राज्य हैं, और यूटी हैं उनके लिए 90-10 रेशियो होता है, और 60-40 रेशियो किसके लिए, सामान्य राज्यों के लिए है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2021-22 में इसमें सबसे जो जरूरी चीज़ है वो आप याद रखिए, केंद्र सरकार द्वारा स्कूलों में 1 से 8 तक पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए लगभग 100 रुपये देने का फैसला किया गया है, जो मध्याह्न भोजन के लाभार्थी हैं। बस ये चीज़ आपको याद रखने की जरूरत है, और बाकी चीज़ें याद रहे न रहे कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज़ याद रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खोजे गए अंतरिक्ष तूफान स्पेस हरिकेन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतरिक्ष तूफान स्पेस हरिकेन के बारे में बताना है आपको। कथन एक कह रहा है कि अंतरिक्ष तूफान एक विशाल फनल जैसा सर्पिल भूचुंबकीय तूफान होता है जो पृथ्वी के ध्रुवीय आयन मंडल में ऊपर घटित होता है। कथन दो कह रहा है कि ये अरोरा बोरेलिस परिघटना से पूरी तरह अलग है। कथन तीन कह रहा है कि अंतरिक्ष तूफान जीपीएस उपग्रह, रेडियो सिस्टम और रडार को बाधित कर सकता है और किसी भी आसपास के उपग्रह पर कर्सर को बढ़ा सकता है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने यहाँ पे देखा है सेकंड क्वेश्चन, ये अरोरा और बोरेलिस परिघटना से पूरी तरह अलग है, तो बिल्कुल गलत है। ये पूरी तरह अलग नहीं है, लगभग उन्हीं के समकक्ष हैं। 1 और 3 इसमें सही आंसर है, बी इसका सही आंसर है। जिन लोगों ने बी लगाया था उनका सही आंसर है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से घटनाएं घटती हैं। अभी चीन के वैज्ञानिकों ने क्या किया है, पहली बार उत्तरी ध्रुव के ऊपर अंतरिक्ष तूफान की खोज की है। अंतरिक्ष तूफान खोज करने से क्या हमें पता चला है कि अंतरिक्ष तूफान पहले केवल एक सिद्धांत था, माना जाता था कि ऐसा होता है, लेकिन अब खोज कर ली गई है। और अंतरिक्ष तूफान से क्या होता है, इसे सौर पवन और पृथ्वी के आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर क्रिया का परिणाम माना जाता है। मतलब जो सोलर वेव चलती है, सौर पवनें चलती हैं वो, और जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है उसके दोनों के परिणाम से ये निकलता है। क्या निकलता है आंतरिक तूफान उत्पन्न होता है। यह एक विशाल फनल जैसा, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, फनल जैसी स्थिति बनती है, भूचुंबकीय तूफान होता है जो अत्यंत परिस्थितियों में, जो शांत परिस्थितियों में पृथ्वी के ध्रुवीय आयनमंडल में ऊपर घटित होता है। आप यहाँ पे याद रखिएगा, क्या चीज़ याद रखना है कि ये ध्रुवीय आयन मंडल में होता है, ना कि क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में भी नहीं होता, आयन मंडल में, मतलब काफ़ी ऊपर होता है। आयन, आपको एक चीज़ पता होगा कि जो रेडियो वेव होती है जो हम लोग टेलीविजन में यूज़ करते हैं नेटवर्क, वो कहाँ से आती है, रिफ्लेक्ट होकर आती है, तो आयन मंडल से ही आती है। तो वहाँ पर होने वाली यह घटना है। और बोरेलिस घटना से संबंधित है ये चीज़। इलेक्ट्रॉन वर्षा विशाल चक्रवात के आकार को ऑरोरा से उत्पन्न होता है। जब यहाँ पे देखेंगे अरोरा और बोरेलिस के बारे में आप जानते होंगे कि ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वर्षा के होते हैं जो लाइट एमिट करते हैं। तो इसी को जैसे ये भी निर्मित होते हैं, ये प्लाज्मा से निर्मित होते हैं। ये फैक्ट है, अब याद रखिएगा कि जो ये मतलब आंतरिक तूफान है ये प्लाज्मा से निर्मित होते हैं, जिसमें अत्यंत गर्म आयनित गैसें होती हैं जो अत्यधिक उच्च गति से घूमती हैं। मतलब यहाँ से मूवमेंट करती हैं, काफ़ी तेज़ गति से, फास्ट करती हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि तूफान उपग्रह पर अत्यधिक कर्षण पैदा कर सकती हैं जो रेडियो सिग्नल और संचार में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। तो कुछ ये फैक्ट थे किसके बारे में, स्पेस हरिकेन के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन है, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको अलग करता है, आपको ये बताना है। कथन 1 दिया है भारत और श्रीलंका। कथन 2 दिया मिनिकॉय और मिनिकॉय और मालदीव। और सी दिया है कल्पेनी और मिनिकॉय। और डी दिया अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह। तो बताइए 8 डिग्री चैनल किसको डिवाइड करता है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। 8 डिग्री भी डिवाइड करता है मिनिकॉय और मालदीव को, 9 डिग्री विभाजित करता है कल्पेनी और मिनिकॉय को। तो ये 9 डिग्री हो गया और 8 डिग्री ये सेकंड हो गया। तो बी इसका करेक्ट आंसर। जिन लोगों ने बी लगाया था बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, देखिए कल्पनी यहाँ पे है और मिनिकॉय यहाँ पे है। 9 डिग्री है। अगर 8 डिग्री की बात की जाए तो 8 डिग्री मालदीव और मिनिकॉय को विभाजित करता है। तो बिल्कुल सही बात है, बी इसका करेक्ट आंसर था। जिन लोगों ने बी लगाया था उनका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सींग वाले गेंडे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है एक सींग वाले गेंडे भारतीय उपमहाद्वीप की मूल प्रजाति है। कथन 2 कह रहा है कि यह IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध है। कथन 3 कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में विश्व में ग्रेटर जो एक सींग वाले है, ग्रेट इंडियन राइनो जो है गेंडे के घनत्व सर्वाधिक है।
किसमें? काजीरंगा नेशनल पार्क में। ये चीज़ दूसरा कथन कह रहा था। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया है सी, तो बिल्कुल सही बात है। देखिए है क्या यहाँ पे, इसका IUCN अगर स्टेटस देखें तो वल्नरेबल है। यहाँ पे दिया है लुप्त, गंभीर रूप से लुप्त प्राय, तो ये चीज़ नहीं है, वल्नरेबल है इसके कंडीशन। दूसरा चीज़ यहाँ पे जो दिया, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में विश्व के जो ग्रेटर एक ही सिंग वाले गैंडे का घनत्व सर्वाधिक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन दूसरे में भी है, वो कौन सा? पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उसमें भी इनकी संख्या पाई जाती है। तो केवल अगर कहते काजीरंगा तो गलत हो जाएगा। पहला सेंटेंस जो है एक सिंग वाले, पहला सेंटेंस तो बिल्कुल सही है। ये सभी लोगों को पता होगा कि भारतीय उपमहाद्वीप के मूल प्रजाति है। तो जैसे आप पहले के सेंटेंस को जानते हैं तो भी आप आंसर निकाल सकते थे, सी आपका सही हो जाता, ऐसे भी कर सकते थे। चलिए यहाँ पे दिया हुआ कुछ ब्यूरो देख सकते हैं। इसका IUCN स्टेटस आप यहाँ देख सकते हैं, वल्नरेबल दिखा रहा है। और अन्य चीज़ें अगर देखें हम यहाँ पे, तो पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य है, यहाँ पे भी एक ग्रासलैंड और वेटलैंड हैबिटेट है जहाँ पे इंडियन राइनो पाए जाते हैं। और 1987 में इसको क्या किया गया था? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लें तो काजीरंगा में भी फॉरेस्ट एंड वेटलैंड ग्रासलैंड में भी पाए जाते हैं। कौन से? वर्ल्ड के लार्जेस्ट पॉपुलेशन यहीं पाई जाती है, इंडियन वन एंड राइनो के यहाँ पे है पॉपुलेशन, काजीरंगा राष्ट्रीय। अब ये एक बात और याद रखिएगा, दोनों असम में ही हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों असम में है, पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। IUCN स्टेटस हमने यहाँ पे देख लिया, वल्नरेबल है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोनों को मिलान करना है आपको। कथन एक दिया हुआ है बूम, फिर मंदी, फिर डिप्रेशन और रिकवरी। आपको सम्मिलित करना है कि कौन सा किससे सम्मिलित होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो तो आप आसानी से कर पाएंगे। बूम किसे कहते हैं, रिसेशन किसे कहते हैं, डिप्रेशन किसे कहते हैं, रिकवरी किसे कहते हैं, ये सभी पता होगा तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। एक दिया हुआ है आर्थिक गतिविधियों में गंभीर और लंबे समय तक मंदी। कथन दो दिया हुआ है मंदी के बाद व्यापक चरण जिसमें व्यावसायिक गतिविधियां निरंतर सुधर रही होती हैं। कथन तीन दिया हुआ है तीव्र आर्थिक विस्तार की और जिसके परिणामस्वरूप तो उच्च GDP और निम्न बेरोजगारी दर स्थित होती है। कथन चार दिया हुआ है अर्थव्यवस्था में मौजूद महत्वपूर्ण आर्थिक मंदी जो कुछ तिमाही से लेकर के कुछ महीनों तक बनी रहती है। तो बताइए इनमें से कौन सा किससे सम्मिलित हो रहा है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम देखें यहाँ पे बूम का संबंध किससे है, तो बूम का संबंध अगर देखेंगे तो मतलब इसमें ये होता है कि GDP काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करती है। जब हाईली डिमांड होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो लोगों को रोज़गार भी ज़्यादा मिलेगा, तो जो बेरोजगारी की दर होती है वो नीचे जाती है। तो इसका अगर इस तरीके से देखें तो एक का 3 हो जाएगा। अगर मंदी देखें, रिसेशन की बात किया जाए तो कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में मौजूद महत्वपूर्ण आर्थिक मंदी जो कुछ तिमाही से लेकर के से अधिक समय तक बनी रहती है, थोड़े समय से लेकर लंबे समय तक बनी रहती है, उसको क्या कहते हैं बताइए? उसको कहते हैं मंदी उस कंडीशन को कहते हैं। तो इसका हो गया बी का 4। डिप्रेशन की बात करें तो क्या होता है? डिप्रेशन उस कंडीशन को कहते हैं जब आर्थिक गतिविधियों में गंभीर और लंबे समय तक मंदी पड़ी रहे, लंबे समय तक मंदी रहे तो उसको क्या कहते हैं? डिप्रेशन। आपको पता है कि थोड़ा सा तनाव हो तो क्या होता है, आप कहीं ना कहीं सारी गतिविधियाँ आपकी मंद हो जाती है, लेकिन लंबे समय तक ऐसे ही चलता है तो फिर डिप्रेस हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। और फिर रिकवरी की बात किया जाए तो रिकवरी का मतलब ये होता है कि सबसे मंदी के बाद जो व्यापार चक्र होता है, चक्र जिसमें व्यावसायिक गतिविधियाँ निरंतर धीरे धीरे इंप्रूव हो। मान लीजिए मंदी के कंडीशन में धीरे धीरे डिमांड घट गया था लेकिन अब धीरे धीरे इंप्रूव हो रही हो, ऐसे तो उसको क्या कहते हैं? रिकवरी का चक्र। तो यहाँ पे इसका 2 हो गया। तो ऐसे में अगर हम देखें कि एक का 3 बी में है और बी का 4 हो गया। बी का 4 यहाँ पे बी जिन लोगों लगाया था उनका करेक्ट आंसर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वही चीज़ें यहाँ दी हुई हैं जो हमने समझाया कि बूम का मतलब क्या होता है कि जब आर्थिक क्रियाएं बहुत तेज़ी से हों, GDP काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हो और जो बेरोजगारी हो नीचे हो, मुद्रास्फीति उच्च हो। जब लोगों के पास पैसे आएंगे तो लोग डिमांड क्रिएट करेंगे तो मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और मंदी क्या होती है? मंदी होती है कि देखिए डिमांड में धीरे धीरे गिरावट होती चली है, 2 महीने से सामान्यतः रूप में गिरती हुई चली जाए GDP, तो उसको क्या कहते हैं? मंदी। मांग बिल्कुल भी ना हो, इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम हो जाए, बेरोजगारी बढ़ती चली जाए, तो इसको कहते हैं मंदी। अब डिप्रेशन क्या होगा? डिप्रेशन में क्या होता है कि ये डिप्रेशन लंबे समय तक चलने वाली मंदी है। अब मंदी चल रही थी पहले लेकिन कुछ समय तक के लिए थी, लेकिन अब लंबे समय तक चले तो उसको डिप्रेशन कहते हैं। रिकवरी क्या होती है? रिकवरी में मतलब आप समझिए कि पहले जो मंदी थी अब धीरे धीरे इंप्रूव होने लगी मंदी की कंडीशन। तो मंदी कंडीशन से पहले धीरे धीरे इंप्रूव होने लगी तो उस कंडीशन को रिकवरी बोलते हैं। जैसे कि अब लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे अर्थव्यवस्था रिकवरी के दौर पर गुजरेगी और GDP बढ़ेगा, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का हिस्सा है? आपको ये बताना है। कथन 1 दिया हुआ है सरकार के सामान्य कामकाज के लिए किया गया खर्च। कथन 2 कह रहा है कि सरकार द्वारा
ऋण की चुकौती मतलब ऋण जो पेमेंट करते हैं उसको। कथन 3 कह रहा है कि राज्य सरकारों को दिए गए ऋण भले ही कुछ संपत्तियों का निर्माण करने के लिए हों। तो बताइए इनमें से सरकार का राजस्व व्यय क्या है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया केवल एक, तो बिल्कुल सही बात है, एक इसका करेक्ट है। सरकार के सामान्य कामकाज के लिए किया गया खर्च, सामान्य कामकाज जिससे कि न किसी के भौतिक या वित्तीय पूंजी का निर्माण नहीं होता है, केवल पैसे खर्च होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, राजस्व व्यय। राजस्व व्यय करने से किसी तरह का आपके पास एसेट क्रिएट नहीं होता है, इसलिए ये तो हमारा सही आंसर हो गया। अब दूसरा चीज़ देखें, सरकार द्वारा ऋण की चुकौती। अगर आपके पास 1 लाख का लोन है, हर महीने उसका ब्याज आ रहा है, आप उसका पूरा पेमेंट करके ख़त्म कर दिए, तो कहीं ना कहीं आपको जो हर महीने क्रिएट हो रहा था, एक तरह के आपके पास ऋण क्रिएट हो रहा था, ब्याज पेमेंट करने की तो जिम्मेदारी क्रिएट हो रही थी, तो ख़त्म हो गया ना। तो इसलिए ये चीज़ वित्तीय पूंजी हो गई कहीं ना कहीं क्रिएट, तो ये चीज़ इसमें राजस्व व्यय के अंतर्गत नहीं आएंगी। और राज्य सरकारों को दिया गया ऋण, मतलब जो भी ऋण दिया जाता है वो भले ही उससे संपत्ति का निर्माण हो, तो देखिए ऋण दे रहे हैं तो ये कहीं ब्याज के अंतर्गत आएगा, राजस्व व्यय के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि इससे आपको ब्याज मिलेगा, एक तरह का आपका एसेट है, तो इसको आप यहाँ पे राजस्व व्यय के अंतर्गत सम्मिलित नहीं करेंगे, तो ये भी हमारा सम्मिलित नहीं होगा। एक इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। पहला क्यों गलत था, पहला क्यों सही था, क्योंकि ये इस तरह से किसी ना वित्तीय ना ही भौतिक पूंजी का निर्माण नहीं हो रहा है पहले से, जो सरकार के सामान्य कामकाज से। दूसरा कथन जो कह रहा है कि राज्य सरकार द्वारा ऋण की चुकौती, ऋण चुका देंगे आप, आपको जो ब्याज देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है हर मंथ, वो चीज़ खत्म हो जाएगी। दूसरा चीज़, एक तरह से आपके पास जो लाइबिलिटी थी वो भी खत्म हो जाएगी। लाइबिलिटी में तो आपने जो ऋण लिया था उसको चुकाने की जिम्मेदारी वो भी खत्म हो जाएगी। तीसरा जो कह रहा है कि राज्य सरकार को दिया गया ऋण, तो ऋण अगर देंगे तो आपके पास इंटरेस्ट भी तो मिलेगा, और एक समय बाद आपका जो भी कैपिटल है वो भी तो मिलेगा, मूल जो मुद्रा है, आपको मूल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो भी तो आपको मिलेगा ना। इसलिए 2-3 को हम राजस्व व्यय के अंतर्गत सम्मिलित नहीं कर सकते। यहाँ पे दिया वो वही चीज़ है। अगर अनुदान हो, अब यहाँ पे ग्रांट शब्द याद रखिएगा, कहीं पे दिया रहे, अगर ग्रांट को सम्मिलित करते हैं कि नहीं, तो ग्रांट अगर दिया गया है उसका भले ही उपयोग किसी में हो, परिसंपत्तियों के निर्माण में, तो भी हम उसको राजस्व व्यय ही सम्मिलित करेंगे। मतलब फ्री में किसी को पैसे दे दिए, वो किसी काम करे, आपका तो थोड़ी होगा वो चीज़, आप जिसको ग्रांट दिया उसका ना हो गया वो चीज़ें, इसलिए हम उसको राजस्व व्यय के अंतर्गत ही सम्मिलित करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का दिया गया, उसका कहीं भी यूज हो। उम्मीद आपको ये चीज़ समझ में आएगा। बारीकी बस यहीं पे था अनुदान के बारे में, तो इसको याद रखिएगा। राष्ट्रीय आय शब्द का आशय किससे है, आपको ये बताना है। कथन ए कह रहा है कि बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास घटा देने से राष्ट्रीय आय ज्ञात हो जाएगी। कथन बी कह रहा है कि बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास प्लस विदेशों से शुद्ध कारक आय जोड़ करके घटा देंगे, तो जो निकलेगा वो क्या होगा, राष्ट्रीय आय। कथन सी कह रहा है कि बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे प्लस सब्सिडी जोड़ देंगे, तो क्या निकल जाएगा, राष्ट्रीय आय। कथन 3 कह रहा है, अर्थात 4 कह रहा है कि बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से विदेशों से शुद्ध कारक आय को घटा देंगे, तो निकल जाएगा राष्ट्रीय आय। तो बताइए इनमें से कौन सा राष्ट्रीय आय को सही तरीके से रिप्रेजेंट करता है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया सी, तो बिल्कुल सही काम किया, सी इसका करेक्ट आंसर है, राष्ट्रीय आय को सही तरीके से रिप्रेजेंट करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दृष्टि के पेज से लिया गया पिक है। तो यहाँ पे देखिए जीडीपी अगर आप देखेंगे, तो जीडीपी को अगर हम चाहें जीडीपी से जीएनपी निकालना, तो इसमें क्या करेंगे, विदेशों से जो भी प्रत्यक्ष आय है, विदेशों से जो भी हम पैसे ले रहे हैं, मतलब आ रहे हैं, उनको अगर जोड़ देंगे तो जीएनपी हो जाएगा, मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्शन हो जाएगा, पूरे राष्ट्र का उत्पादन। जो भी हमारे लोग बाहर काम करते हैं उनका भी आय जोड़ लेंगे तो हमारा क्या होगा, जीएनपी हो जाएगा। अगर आप जीएनपी में से मूल्यह्रास और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, जो भी अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स हैं जैसे जीएसटी और मूल्यह्रास, जो भी इनको प्रोडक्शन करने में कोई भी नुकसान होगा ना, कुछ खर्चे आएंगे, उनको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, एनएनपी, नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्शन हो जाएगा। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा, प्रोडक्शन, नेट नेशनल प्रोडक्शन हो जाएगा। अगर कुछ अन्य मेथड में देखें तो यहाँ पे जीडीपी में क्या करेंगे आप, मूल्यह्रास और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। और इसमें क्या कर देंगे आप, और चीज़ें विदेशों से प्रत्यक्ष प्राप्त जो शुद्ध आय है उसको जोड़ देंगे तो भी आपका निकल जाएगा नेशनल, यहाँ पे प्रोडक्शन, राष्ट्रीय उत्पाद निकल जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो ये चीज़ें कुछ थी, आप इसको थोड़ा सा बारीक से रोक के समझ लेंगे तो बढ़िया रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जैन साहित्य का हिस्सा नहीं है, इनमें से कौन सा जो है वो जैन साहित्य का हिस्सा नहीं है, नीचे दिया गया है, आपको वो बताना है। कथन ए कह रहा है कल्पसूत्र, कथन बी कह रहा है कि सूत्र कृतांग, कथन सी कह रहा है थेरी गाथा, और कथन डी कह रहा है अचरंग सूत्र, अचरंग सूत्र। तो बताइए इनमें से कौन सा जैन साहित्य से संबंध नहीं रखता है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया थेरी गाथा, तो बिल्कुल सही बात है, थेरी गाथा का संबंध बौद्ध ग्रंथ से है। और थेरी गाथा में क्या है, लघु कविताएं हैं जो कि बौद्ध ग्रंथ का संबंध है इससे।
और पहला देखें कल्पसूत्र का संबंध किससे है, तो कल्पसूत्र पार्श्वनाथ और महावीर का आत्मकथा से संबंध रखता है। और सूत्र कृतांग की बात करें तो सूत्र कृतांग किसे, श्वेतांबर के जो 12 मुख्य अंग थे उसमें से ये दूसरा अंग सूत्र कृतांग है। और अचरंग सूत्र की बात करें तो अचरंग सूत्र जैन साहित्य है। तो ये कुछ विवरण थे, आप इसके बारे में बस याद रखिएगा, यहाँ पे दिए हुए हैं वही चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिंगराज मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है कि मंदिर को लाल पत्थर से निर्मित किया गया है, यह कलिंग शैली की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। कथन 2 कह रहा है कि मंदिर देवला शैली में निर्मित है। कथन 3 कह रहा है कि मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम इसमें देखें तो पहला कथन जो कह रहा है कि लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है और यह कलिंग शैली की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है लिंगराज मंदिर, तो ये बिल्कुल सही बात है। जो मंदिर है ये देवला शैली में निर्मित है, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो तीसरा कथन कह रहा है कि मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर सूची में स्थल में सम्मिलित है, विश्व धरोहर स्थल सूची में सम्मिलित है, तो बिल्कुल गलत बात है। यह अस्थायी सूची में सम्मिलित है, अस्थायी सूची में सम्मिलित नहीं है। तो अभी इसको अस्थायी लिस्ट में डाला गया, 1 साल के लिए अस्थायी रहेगा तभी वो अस्थायी जा सकता है, तभी ये अस्थायी सूची में ही पड़ा हुआ है। तो इसलिए हमारा सही आंसर हो गया बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारी चीज़ें विवरण दी हुई हैं। देखिए इसके बारे में मंदिर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो लिंगराज मंदिर है वो शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है लिंगराज मंदिर। और इसको जो सोम वंश के राजा जाजती केसरी द्वारा निर्मित किया गया था। राजा जाजती केसरी ने इसको निर्मित कराया था लिंगराज मंदिर को। और कुछ अन्य चीज़ें देखें तो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया और कलिंग शैली में निर्मित है। कलिंग शैली उड़ीसा के दक्षिण भाग वाले रीजन को कहते हैं कलिंग शैली, उस इधर ज़्यादा विकसित हुआ था। और अन्य कुछ विवरण देखें इसमें तो मंदिर के उत्तर में बिंदु सागर झील स्थित है। मंदिर में विष्णु की मूर्तियाँ स्थित हैं। कुछ अन्य विवरण यहाँ पे दिए हुए आप देख लीजिएगा। यूनेस्को की सूची में अस्थायी स्थल में सम्मिलित के रूप में सम्मिलित किया गया इसको। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है, DRDO द्वारा विकसित लक्ष्य और निशांत हैं क्या हैं, आपको ये बताना है। देखिए इंडिजिनस जो भी डेवलपमेंट होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, तो उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। कथन एक कह रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। कथन बी कह रहा है कॉम्बैट इंजीनियरिंग उपकरण है। और सी कह रहा है कि नौसेना प्रणाली। और डी कह रहा है मानव रहित हवाई वाहन है, मतलब UAV हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। ये UAV है अर्थात ड्रोन है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं लक्ष्य जो है DRDO द्वारा विकसित उच्च गति लक्ष्य ड्रोन है। और ड्रोन जो है ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन द्वारा नियंत्रित होता है। निशांत की बात करें तो ये UAV है जो मुख्य रूप से दुश्मन के इलाकों में खुफिया जानकारी एकत्रित करने और टोही प्रशिक्षण एवं निगरानी, आर्टिलरी फायरिंग, करेक्शन जो भी मतलब फायरिंग किया जा रहा हो उसमें कोई मिस्टेक हो तो उसको सुधारने के लिए सही जगह पे हो, इसके लिए भी किया जा सकता है। डैमेज और असिस्टेंट के लिए भी किया जा सकता है। इन सबके उपयोग के लिए किया जा सकता है किसका, निशांत UAV का। तो इस सीरीज में आपने जितना भी सही किया हो आप नीचे जरूर बताइएगा कि आपने कितना परफॉर्म किया इस सेट में। ये सीरीज देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं और रिकमेंड कर सकते हैं।